हेलो दोस्तों। चंगेज़ आइतमतोव द्वारा लिखा पहले अध्यापक के अगले भाग को सुनते हैं, यानी भाग 6 को, मेरी यानी श्वेता सहल की आवाज़ में। जाडा अपने खेमे उखाड़कर दर्रे के पार चला गया। वसंत मानो अपने नीले झुंड दौड़ाता हुआ आ गया। मैदानों की पिघलती गीली ज़मीन पर से गर्म नम हवाएं अदृश्य छलछलाती नदी की तरह बहने लगी। इन हवाओं में पृथ्वी, वसंत और ताज़ा दूध की महक बसी थी। पहाड़ों पर बर्फ़ टूटने लगी, बर्फ़ के ढेर पिघलने लगे, झरने शुरू में कलकल ध्वनि करने लगे और फिर एक दूसरे में मिलते हुए तूफ़ानी प्रलयकारी नदियों का रूप लेकर बड़े गर्जन तर्जन के साथ छत विछत दर्रों में से बहने लगे। शायद यह मेरे यौवन का पहला वसंत था। जो भी हो, यह वसंत मुझे सबसे सुंदर लगा, पहले सभी वसंतों की तुलना में सबसे बढ़ चढ़कर। उस टीले पर से जहाँ हमारा स्कूल था, वसंत का अद्भुत संसार आंखों के सामने खुलता था। पृथ्वी मानो अपनी बाहें फैलाए पहाड़ों पर से धूप में चमकती और हल्की हल्की मायावी धुंध में लिपटी सी स्तेपी की ओर भाग चली, और जैसे कि रुकना उसके बस की बात नहीं थी। दूर, बहुत दूर बर्फ़ पिघलने पर झीलों पर नीलिमा निखर आई थी, और इसी तरह बहुत दूरी पर घोड़े के झुंड जोर जोर से हिनहिनाने लगे थे। दूर, बहुत दूर सरसों के काफिले अपने परों पर मानो सफ़ेद बादलों के टुकड़े उठाए उड़ चले थे। ये सारस कहाँ से आए थे और किस तरह इतनी हृदय विदारक, इतनी ऊंची आवाज़ में पुकार रहे थे। वसंत के आगमन पर हम सभी छात्र खूब हंसने चहकने लगे, एक दूसरे के पीछे दौड़ते और पढ़ाई के बाद स्कूल से गांव तक हंसते खेलते, शोर मचाते और भागते चले जाते थे। चाची को यह अच्छा नहीं लगता था। वह सचमुच डहा करती थी और मुझे बुरा भला कहने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। कलमोही, हर वक्त क्या उछलती कूदती रहती है? तुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं कि अभी तक कुंवारी बैठी है? भले लोगों के घर में तेरी उम्र की लड़कियों के ब्याह हो चुके हैं, घर में समधी और रिश्तेदार बढ़ गए हैं, और तू अपने इस स्कूल में ही मस्त है। पर खैर, मैं तेरी अकल ठिकाना करूँगी। सच कहूँ तो चाची की इन धमकियों का मेरे दिल पर कोई खास असर नहीं होता था। यह कोई नया बात नहीं थी। वह हमेशा इसी तरह कोसती रहती थी। यह कहना कि मैं अभी तक कुंवारी बैठी हूँ मेरे साथ अन्याय करना था। सच तो यह है कि इसी वसंत में मेरा कद कुछ बढ़ गया था। तू तो अभी भी उलझे बालों वाली भोली भाली छोकरी है, दुईसैन हंसकर कहता, और लगता है कि तेरे बाल भी कत्थई रंग के हैं। उसके शब्दों से मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होती थी। मैं ज़रूर उलझे बालों वाली हूँ, मैं सोचती थी, लेकिन मेरे बाल एकदम कत्थई रंग के नहीं हैं। पर जब मैं सचमुच बड़ी हो जाऊँगी, सचमुच दुल्हन बन जाऊँगी, तो क्या मैं ऐसे ही रहूँगी जैसी अब हूँ? तब मेरी चाची को पता चलेगा कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। दुईसैन कहता है कि मेरी आंखें तारों की तरह चमकती है और मेरा चेहरा बड़ा निश्चल निष्कपट है। एक दिन मैं स्कूल से भागती हुई घर आई। आंगन में खम्भों के साथ दो अपरिचित से घोड़े बंधे थे। उनके जीनों और साजों को देखते हुए जान पड़ता था कि उनके मालिक पहाड़ पर से आए हैं। कभी कभी वे बाजार से आते हुए या पंचक्की की ओर जाते हुए रास्ते में हमसे मिलने आ जाया करते थे। देरी से ही चाची की बनावटी कानों के पर्दे फाड़ने वाली ऊंची हंसी सुनाई दे रही थी। बहुत उदास नहीं हो मेरे लाडले, तुम नुकसान में नहीं रहोगे। जब कबूतरी हाथ में आएगी तो मेरे गुण गाओगे। जवाब में हाँ ही मिलती हुई जोरों से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। पर ज्यों ही मैंने देहरी पर कदम रखा, सभी चुप हो गए। घर के अंदर नमदे पर बिछे दस्तरखान पर एक ठूंठ की भांति लाल लाल चेहरे वाला एक भारी भरकम आदमी बैठा था। वह लोमड़ी की खाल की टोपी पहने था, जो उसके पसीने से तर माथे को नीचे तक ढके थी।
उसने टोपी के नीचे से खनकियों से मेरी ओर देखा और खांसते हुए अपनी पलकें झुका ली। बेटी लौट आई हो? आओ मेरी लाडली, अंदर आ जाओ। अपनी बत्ती से निपोड़ते हुए चाची ने बड़े दुलार से मेरा स्वागत किया। चाचा जी और एक अन्य अपरिचित व्यक्ति नमदे के एक सिरे पर अलग बैठे थे। वे ताश खेल रहे थे, वोदका पी रहे थे और बेस बारमाक खा रहे थे। बेस बारमाक मतलब भेड़ के गोश्त का व्यंजन। दोनों नशे में थे और इसलिए जब वे पत्ते फेंकते तो उनके सिर बड़े अजीब ढंग से हिलते थे। सुरमई रंग की हमारी बिल्ली चुपके से दस्तरखान के निकट आई तो लाल चेहरे वाले आदमी ने अपनी हड़ीली उंगलियों से बिल्ली के सिर पर इतने जोर से घुसा मारा कि बिल्ली बड़े जोर से चीखी और एक और उछलकर कोने में जा छिपी। वह दर्द से छटपटाई। मेरा मन हुआ कि वहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कैसे जाऊँ। चाची ने स्थिति संभाली। बेटी, वह बोली, देगची में खाना रखा है, अभी खा लो, बाद में ठंडा हो जाएगा। मैं चली गई, पर चाची का ऐसा व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दिल ही दिल में मैं कुछ चौकस हो गई और परेशान भी हुई। कोई 2 घंटे बाद दोनों मेहमान घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ओर चले गए और चाची ने उसी वक्त मुझे फिर रोज की तरह फटकारना शुरू कर दिया। इससे मेरा मन अस्वस्थ हुआ। इसका मतलब था कि चाची नशे में ही इतनी मेहरबान थी। मैंने मन ही मन निश्चय किया। इसके कुछ दिन बाद बुढ़िया साइकिल हमारे घर आई। मैं इस वक्त आंगन में थी, पर जब उसने यह कहा कि खुदा बचाए, तुम तो बच्ची को जिंदा दफना रही हो, तो ये शब्द मेरे कान में पड़ गए। एक दूसरे की बात काटती हुई चाची और साइकिल बड़ी गर्मागर्मी से किसी विषय पर झगड़ती रही और उसके बाद बुढ़िया नाराज होकर मुनमुनाती हुई वहाँ से चली गई। जाते जाते उसने मेरी ओर बड़ी क्षुब्ध और दयालु आंखों से देखा और चुपचाप चली गई। मैं व्याकुल हो उठी। उसने क्यों मेरी ओर इस तरह देखा है? मैंने कौन सी ऐसी भूल की है जिससे वह नाराज हो गई है? अगले दिन स्कूल में इस बात की तरफ मेरा फौरन ध्यान गया कि दुष्यंत बड़ा उदास सा बैठा था। वह बड़ी कोशिश कर रहा था कि उसके चेहरे का भाव प्रकट न होने पाए, पर किसी कारण वह बहुत ही खोया खोया सा था और मुझसे आंख चुरा रहा था। पाठ के बाद जब हम बच्चों की टोली स्कूल से निकली तो दुष्यंत ने मुझे पुकारा, जरा ठहरो, आलती नाई। मास्टर जी मेरे पास आए, एकटक मेरी आंखों में देखते रहे, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम अपने घर नहीं जाना, समझी आलती नाई? मैं सिर से पांव तक सिर उठी और केवल तभी मेरी समझ में आया कि चाची मेरे साथ क्या करने जा रही थी। मैं खुद जवाब दे लूँगा, दुष्यंत बोला। फिलहाल तुम हमारे यहाँ रहोगी और बाहर जाओ भी तो मुझसे बहुत दूर नहीं रहना। शायद मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। दुष्यंत ने मुझे ठुड्डी से पकड़कर मेरी आंखों में देखा और सदा की भांति मुस्कुराकर बोला, डरो मत आलती नाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। तुम पढ़ती जाओ, पहले की तरह स्कूल आती रहो और किसी बात की चिंता नहीं करो। मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी डरपोक लड़की हो। हाँ, याद आया, कब से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। दुष्यंत किसी दिलचस्प बात को याद करके हंस पड़ा। तुम्हें याद है उस दिन दादा तड़के ही उठकर कहीं चले गए थे? तुम क्या सोचती हो, कहाँ गए होंगे? वह बुढ़िया जादूगरनी को बुला जाए। नाग की बुढ़िया को। मैंने पूछा, इसे क्यों लाए हैं? यह मंत्र पढ़ेगी। आलती नाई का दिमाग जो डर के कारण चल निकला है। मैंने कहा कि निकालिए इसे घर से, इससे आप बिना एक भेड़ दिए अपना पिन नहीं छुड़ा पाएंगे और हम लोग इतने धनी नहीं हैं। घोड़ा भी हम भेंट नहीं कर सकते, उसे भेड़ियों की नज़र कर चुके हैं। तुम उस वक्त सो रही थी। इस तरह मैंने उस जादूगरनी को बाहर निकाला। इसके बाद दादा पूरा 1 हफ्ता मेरे साथ नहीं बोले, मुझसे रूठे रहे। कहते थे कि तूने मुझे बूढ़े को हेटी करवा दी। कुछ भी हो, बूढ़ा और बुढ़िया दोनों बड़े अच्छे हैं।
इतने नेक दिल लोग विरले ही मिलते हैं। चलो अब घर चले आलती नाई। चलो। मैंने बहुतेरी कोशिश की कि अपने को काबू में रखूं और व्यर्थ मास्टर जी को परेशान न करूं, पर मन ही मन मैं बहुत व्याकुल हो उठी थी। वास्तव में मेरी चाची किसी भी वक्त वहाँ आ सकती थी और मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर घर ले जा सकती थी, और वहाँ वे लोग जैसा चाहते मेरे साथ सलूक कर सकते थे। गांव भर में कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। मैं क्षण भर के लिए भी नहीं सो पाई। मुझे सारा वक्त इस बात का डर लगा रहा कि कोई मुसीबत आने वाली है। निश्चय ही दुईसैन मेरी स्थिति को समझता था और शायद इसीलिए मेरा मन बहलाने के लिए वह दूसरे दिन स्कूल में छोटे छोटे 2 पेड़ ले आया। पाठ के बाद वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक ओर ले गया। अब आलती नाई, हम एक काम करेंगे, उसने बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। ये छोटे छोटे पॉपुलर के पेड़ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हम इन्हें यहाँ रोपेंगे। जब ये बड़े होंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो तुम भी बड़ी हो जाओगी। तुम भी कली की तरह खिल उठोगी और एक अच्छी इंसान बनोगी। तुम नेक दिल हो और तुम में ज्ञान की भूख है। मुझे हमेशा लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी विद्वान बनोगी। मुझे इसका पूरा यकीन है। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। इस वक्त तुम छोटी सी लड़की हो, वैसे ही जैसे पॉपुलर के छोटे छोटे पेड़ हैं। तो आओ आलती नाई, इन्हें अपने हाथ से रोपे। मेरी कामना है कि शिक्षा का मार्ग ही तुम्हारा सुख मार्ग हो। मेरी आंखों के तारे। पेड़ इतने ही ऊंचे रहे होंगे जितनी मैं थी। छोटे छोटे पॉपुलर के पेड़ जिनके तने हल्के नीलंगू रंग के थे। जब हमने स्कूल के निकट ही उन्हें रोप दिया तो पहाड़ की ओर से हवा का झोंका आया और पहली बार उनके छोटे छोटे पत्ते कांप उठे। लगता था जैसे पेड़ों में जिंदगी की सांस चलने लगी हो। पत्ते कांप कांप जाते, पॉपुलर के नन्हे पेड़ हिलते, हवा में झूमते। देखो तो कितने सुंदर है, दुईसैन ने पीछे हटते हुए हंसकर कहा। अब उस झरने से यहाँ तक नाली खोदेंगे, फिर तुम देखोगी ये पेड़ कितने सुंदर निकलेंगे। वे इस टीले पर साथ साथ इस तरह खड़े होंगे जैसे 2 भाई हो और सभी को दिखाई देंगे, और नेक दिल लोग इन्हें देखकर खुश हुआ करेंगे। तब आलती नाई जिंदगी का रूप कुछ दूसरा ही होगा। भविष्य इससे बहुत बेहतर होगा। दुईसैन के इस सौजन्य से मैं कितनी भाव विह्वल हुई, यह बताने के लिए मेरे पास अब शब्द नहीं है। उस समय मैं वहाँ खड़ी उसकी ओर देखती ही रह गई। मैं यूँ देखे जा रही थी मानो पहली बार मुझे उसका चेहरा नज़र आ रहा हो कि वह कितना सुंदर है, कितना कांतिपूर्ण है। उसकी आंखों में कितनी विनम्रता, कितनी दयालुता है। मानो मुझे कभी मालूम ही न हुआ हो कि काम करते हुए उसके हाथ कितने मजबूत, कितने फुर्तीले होते हैं। रोम रोम पुलकित करने वाली उसकी मुस्कान कितनी निश्चल होती है। तब एक नई अपरिचित भावना गहरी उत्तेजना के साथ मेरे दिल में उठी, उस अज्ञात संसार से जो मेरे लिए अभी तक रहस्यपूर्ण बना हुआ था। और अंदर ही अंदर मैं यह कहने के लिए मचल उठी, मास्टर जी धन्यवाद आपको। इस बात के लिए धन्यवाद कि आप ऐसे नेक इंसान हैं। मैं आपको हृदय से लगा लेना चाहती हूँ, पर मैं साहस नहीं कर पाई। लज्जावश ये शब्द मुंह पर नहीं ला पाई। शायद इन्हें कहना जरूरी था। परंतु उस समय हम निर्मल आकाश के नीचे, पहाड़ की ढलानों के बीच, जिन पर वसंत की हरी हरी चादर बिछी थी, अपने विचारों में खोए हुए टीले पर खड़े थे। उस घड़ी मैं उस खतरे को बिल्कुल भूल गई जो मेरे सिर पर मंडरा रहा था। मैंने नहीं सोचा कि कल मेरे साथ क्या बीतेगी। मुझे इस बात का ध्यान नहीं आया कि आज दूसरे दिन भी चाची मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई, या उन लोगों ने मुझे बिल्कुल भुला दिया है, मुझे इस तरह से चैन से रहने के लिए छोड़ दिया है। पर दुईसैन इस बारे में चिंतित था। जब हम गांव की ओर गए तो उसने मुझसे कहा, बहुत चिंता नहीं करना आलती नाई, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। परसों मैं हल्का केंद्र जाऊंगा, वहाँ मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगा। संभव है कि मैं इस बात में कामयाब हो जाऊँ कि वे तुमको पढ़ने के लिए शहर भेज दे। तुम क्या सोचती हो? जैसा आप कहेंगे मास्टर जी, मैं वैसा ही करूँगी, मैंने जवाब दिया। शहर क्या होता है यह मेरी कल्पना से बाहर था।
फिर भी मेरे लिए दुईसैन का कहा काफ़ी था ताकि मैं नए नागरिक जीवन के सपने देखना शुरू कर दूं। कभी तो मैं उन अज्ञात बातों के कारण संकित हो उठती जो मेरे सामने आने वाली थी। फिर कभी मेरी हिम्मत बन जाती, एक शब्द में कहूँ तो शहर मेरे दिमाग पर छाया हुआ था। हमारी कहानी यहाँ से आगे एक दिलचस्प मोड़ लेती है। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ।